हाँ जी साहब, स्टैटिक जीके में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं समझ जैन और स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 4 है। पड़ोसी मुल्क अपन समझ रहे हैं और आज अपन समझेंगे अफगानिस्तान से शुरुआत करते हुए। अफगानिस्तान के बारे में सब दोस्तों जानते होंगे आप, छोटी मोटी चीज़ें तो, कि इसकी जो राजधानी है वो क्या है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसकी अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है दोस्तों काबुल। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है, मतलब जो पैसा चलता है, उसका नाम क्या है, सेम अफगानिस्तान की तरह, अफगान जलेबी माशूक शरबी है। तो अफ़गानी इसकी जो है मुद्रा है, अफ़गान जलेबी। राजधानी इसकी काबुल है। और दोस्तों ये ना, अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी एक ये स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश तो आप, मैंने कई बार बता दिया कि चारों तरफ से ये ज़मीन से घिरा हुआ है। स्थल रुद्ध देश है अफ़गानिस्तान। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है इसकी सीमा रेखा। तो पहले एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा थी, अब वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कन्वर्ट हुई, जिसका नाम है दोस्तों कुल मिला के डूरंड रेखा। आपने ये सारी बेसिक नॉलेज पहले से ही ले रखी होगी, आप इतने पढ़े लिखे समझदार तो हो ही। जो डूरंड रेखा है दोस्तों, वो एक टाइम पे मतलब इंडिया अफगानिस्तान के बीच में थी। ठीक साहब, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हिस्सा पाकिस्तान में घुस गया। तो अब ये भी कह देते हैं कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके वाला जो इलाका है, यानी जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान के बीच में ये रेखा इस वक्त मौजूद है। ठीक है साहब, तो ये डूरंड रेखा है। अगर ये पूछा जाए कि किससे संबंधित है ये, तो अफ़गानिस्तान से संबंधित है। पहले ये इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अगर इस अफ़गानिस्तान की दोस्तों सीमा रेखा तो आपने समझ ली, और अगर इसकी किलोमीटर वाली सीमा रेखा देखी जाए कि ये बाउंड्री कितनी शेयर करती है इंडिया के साथ में, तो ये इंडिया के साथ दोस्तों 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है। यानी ये सबसे छोटी सीमा रेखा है जो भारत और किसी अन्य देश के साथ है। सबसे छोटी सीमा इंडिया की किस देश के साथ हो गई, अफ़गानिस्तान के साथ हो गई 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसके साथ थी, सबसे ज़्यादा मैंने पहली क्लास में समझाया था, बांग्लादेश के साथ थी, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर थी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी है वो किसके साथ है, 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ। अब दोस्तों बात करें कि भारत और अफ़गानिस्तान के सीमा वाले राज्य कौन से हैं। इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो एकमात्र राज्य है जिसका नाम है लद्दाख। वो भी ये राज्य नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो अकेला एक ऐसा स्टेट है जो, एक ही ऐसा मतलब हिंदुस्तान का राज्य या यूटी कह लो आप इसको, वो जो कि अफ़गानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है साहब, ये बेसिक चीज़ें हो गई। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, वो ये है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में सहयोग से कौन कौन से काम अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं। यानी इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सहयोग है, उससे कौन कौन से कार्य अफ़गानिस्तान में हुए। तो इंडिया की मदद से दोस्तों, इसके भारत की मदद से कौन से कार्य हो रहे हैं, याद रखना, ऐसे सवाल आ सकता है कि भारत की मदद से अफ़गानिस्तान में कौन से डेवलपमेंट वाले काम हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक समझते हैं हम, एक सड़क प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है जरांज 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 डेलाराम जरांज डेलाराम सड़क प्रोजेक्ट। ये अफ़गानिस्तान में दोस्तों एक सड़क बनी है जिसको भारत सरकार की मदद से बनाया जा रहा है, जरांज डेलाराम सड़क प्रोजेक्ट। और मुझे कभी कभी ये बात समझ में नहीं आती कि इंडिया की सड़कें खुद देख लो आप, बरसात में जो है कानपुर एक्सप्रेस पे ढह जाता है, सूरत एक्सप्रेस पे ढह जाते हैं। जब बरसात होती है हिंदुस्तान में तो आधे पुल तो गिर जाते हैं। वो इंडिया अपना सरकार का पैसा अपने देश में लगाना चाहिए और ये अफ़गानिस्तान में लगा रही है। पता नहीं कौन सा अफ़गानिस्तान से ऐसी ने, मतलब ठीक है, अगर सारी चीज़ें, अब क्या कहूँ, छोड़ो यार इन बातों को, फालतू में लोग गलत समझते हैं। जरांज डेलाराम सड़क प्रोजेक्ट ये बन रहा है दोस्तों, और ये बनाया गया है भारत सरकार की मदद से अफ़गानिस्तान में। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि अफ़गानिस्तान की ईरान तक कनेक्टिविटी हो सके, ईरान तक कनेक्टिविटी के लिए, ईरान तक कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है साहब, ये है कहाँ पर दोस्तों, अफ़गानिस्तान में है। ठीक, अफ़गानिस्तान। एक तो बड़ा तो नाम है देश का, लिखते लिखते थक जाए आदमी। एक और दोस्तों बात आपको ये समझनी है कि ये जो प्रोजेक्ट, सड़क प्रोजेक्ट बन रहा है, ये 218 किलोमीटर का है, 218 किलोमीटर का है जरांज डेलाराम
सड़क प्रोजेक्ट, ये अफ़गानिस्तान में है। इसी तरीके से दोस्तों एक और सड़क बन रही है, ट्रांसमिशन लाइन है, वो दूसरे नंबर पे हम उसे लिखते हैं। जो पुल टाइप मतलब वो सड़क जो बन रही है उसको कहते हैं पुल ए खुमरी। पुल ए खुमरी ये जगह है अफ़गानिस्तान में। पुल ए खुमरी से लेके काबुल तक, पुल ए खुमरी से लेकर काबुल तक एक ट्रांसमिशन लाइन बनवाई जा रही है भारत सरकार की तरफ से, ट्रांसमिशन लाइन। और ये भी कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। कहाँ है? अफ़गानिस्तान। ओके, तो आपने ये बात समझ ली कि ये पुल एक खुमरी से लेके काबुल तक जो सड़क बन रही है वो किसकी मदद से बन रही है? भारत की मदद से बन रही है और अफ़गानिस्तान में ये सड़क है पूरी। और दोस्तों ये लगभग 202 किलोमीटर की है। कितनी है? 202 किलोमीटर की। क्लियर हो गया? ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोस्तों हम नई तरह की बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अफ़गानिस्तान में संसद बना, वो भी भारत सरकार ने बनाया है। वाह! अफ़गानिस्तान का नया संसद भी भारत सरकार की मदद से बना है। अफ़गानिस्तान का नवनिर्मित संसद किसने बनवाया है? मतलब कुछ पैसा तो बाहर से आया, लेकिन इंडिया ने भी दोस्तों इसमें अच्छा खासा पैसा दिया है। और ये नया जो संसद बना था वो 2015 में बना था। पीएम मोदी ने इसमें बहुत तगड़ा पैसा मतलब बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं कोई गलत नहीं कह रहा कि एक कोई गलत कर दिया, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कर दिया तो कर दिया कि नहीं। अफ़गानिस्तान का नवनिर्मित संसद, पुल खुमरी से काबुल तक की सड़क, जनाज डेलाराम सड़क प्रोजेक्ट, ये 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार ने बढ़ चढ़ के मदद की है। ठीक है साहब। इसके अलावा दोस्तों जब पीएम मोदी ने ये संसद में पैसा दिया था तो 4 MI हेलीकॉप्टर भी भारत सरकार की तरफ से दिए थे। हेलीकॉप्टर का नाम है MI-25। तो ऐसे MI-25 नाम के 4 हेलीकॉप्टर भी मोदी जी सरकार ने मतलब भारत सरकार ने दिए थे। हेलीकॉप्टर दिए। ठीक, दिए। थोड़ा अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी थी। अफ़गानिस्तान में दोस्तों कई सारे दर्रे बहुत हैं। दर्रे होते हैं ना, पास। तो अफ़गानिस्तान का जो सबसे फेमस दर्रा है उसको कहते हैं खैबर दर्रा। खैबर दर्रा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। ये मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है ये, थोड़ा सा आपके दिमाग में भी रहेगा ना। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा बहुत मशहूर दर्रा है। इसी तरह से एक और दर्रा है जिसका नाम है सलांग दर्रा, और एक दर्रा और है उनाई दर्रा। ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान के दर्रे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो खैबर दर्रा जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है, सलांग दर्रा भी अफ़गानिस्तान में है और उनाई दर्रा भी अफ़गानिस्तान में है। अगर दोस्तों बात करी जाए अफ़गानिस्तान की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी की, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं दोस्तों हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। ये नाम में हिंदू है तो लोग सोचते हैं कि ये इंडिया में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, मतलब ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है साहब। तो एक तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है हिंदुकुश। इसके अलावा दोस्तों जो आपने पामीर का जो सुना होगा, पामीर का पठार, तो जो पामीर का क्षेत्र है वो भी आपको अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से कोह ए बाबा का पर्वतीय क्षेत्र भी अफ़गानिस्तान में है, और सफ़ेद कोह, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं अफ़गानिस्तान के, बहुत फेमस हैं। हिंदुकुश, पामीर, कोह बाबा और सफ़ेद कोह, ये 4 पर्वतीय श्रेणी अफ़गानिस्तान में आपको देखने को मिलेंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से बात की जाए दोस्तों कि जो है अफ़गानिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि पर्वत तो आपने देख लिए, तो अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी भी आपको पता होनी चाहिए। चोटी का नाम है दोस्तों नौशाख, माउंट नौशाख दोस्तों 7,492 मीटर ऊंची चोटी है, 7,492 मीटर ऊंची है। और ये नौशाख जो है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला का ही के भाग में आती है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। जो अभी आपने हिंदुकुश समझा ना, ये देखो अफ़गानिस्तान की पर्वत श्रेणी कौन सी, हिंदुकुश है ना, तो उसी हिंदुकुश की में ही नौशाख आती है। और ये पूरे अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 7,492 मीटर है। थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में।
जो है बेसिकली दोस्तों अफ़गानिस्तान की लैंग्वेज के बारे में। अफ़गानिस्तान की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है, तो मुख्यतः तो यहाँ पे पश्तो भाषा चलती है, पश्तो लैंग्वेज है वो बेसिकली नंबर 1 पे चलती है। और इसी तरीके से एक और भाषा है दारी, दारी लैंग्वेज भी आपको अफ़गानिस्तान में खूब सारी मिलेगी। धर्म तो आप जानते ही दोस्तों, अफ़गानिस्तान एक पूरी इस्लामिक कंट्री है ना, ये तो सब चीज़ें आप समझ ही रहे हो कि यहाँ इस्लाम जो है इस्लाम धर्म का बोलबाला है। तो बेसिक नॉर्मल चीज़ें आपने समझ ली। एक और दोस्तों चीज़ समझनी है, वो ये है, वो है दोस्तों सलमा बांध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सलमा बांध। ये जो डैम बना था तो इसमें इंडिया ने पूरी हेल्प करी थी। इंडिया एकदम अफ़गानिस्तान का एकदम दोस्त बन के रहा है। तो ये भारत के सहयोग से अफ़गानिस्तान में बना था दोस्तों। सलमा बांध भारत के सहयोग से बना था। और ये कहाँ पर है, ये दोस्तों हेरात एक जगह पड़ती है अफ़गानिस्तान में, एक प्रांत है हेरात प्रांत, वहाँ पर है। तो ब्रैकेट में अफ़गानिस्तान भी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो सोचो कि ये क्या आ गया हेरात। तो ये खैरात नहीं है, हेरात है। हेरात में ये बना हुआ है। और अगर नदी की बात की जाए कि सलमा बांध किस नदी पर बना है, तो नदी का नाम है हरिरूद नदी, हरिरूद नदी। ओके साहब। तो दोस्तों ये नॉर्मल आपने चीज़ें अफ़गानिस्तान के बारे में जानी जो ज़रूरी थी। बाकी तो अगर अगर बताने पर चले आओ तो भाई साहब ख़त्म ना होगी। इतना अफ़गानिस्तान बड़ा है कि कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर बात थोड़ा सा और कर लें तो अफ़गानिस्तान की प्रमुख जो नदी हैं, तो 2 नदी बहुत फेमस है। एक नदी जो नॉर्थ साइड में बहती है, एक नदी जो साउथ साइड में बहती है। अफ़गानिस्तान के उत्तर में बहने वाली जो एक मशहूर नदी है उसका नाम है दोस्तों अमू दरिया। क्या नाम है इसका, अमू दरिया। अमू दरिया दोस्तों एक उत्तरी अफ़गानिस्तान की नॉर्थ साइड की एक फेमस रिवर है। अगर बात करें साउथ साइड की तो उस रिवर का नाम है हेलमंद, हेलमंद। ये अफ़गानिस्तान की साउथ वाली रिवर है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ रिवर हो गई, नॉर्थ वाली हो गई अमू दरिया और साउथ वाली हो गई हेलमंद। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, अफ़गानिस्तान में दोस्तों एक जगह पड़ती है बामियान नाम से। बामियान अफ़गानिस्तान में है। कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। इस बामियान प्रांत में भगवान बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं लगी थी। ठीक है, बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएं थी। जो बुद्ध प्रतिमाएं थी अच्छी खासी सब कुछ चल रहा था। फिर 2001 में तालिबान ने इन सारी प्रतिमाओं को ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। तालिबान एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, आप जानते ही हो, उसी ने तोड़ा था। तो बामियान में बुद्ध प्रतिमाएं 2001 में तालिबान द्वारा तोड़ दी गई, तालिबान द्वारा तोड़ी गई। एक छोटा सा फैक्ट ये भी आपने समझ लिया। ठीक साहब। तो दोस्तों ये बेसिक जो चीज़ें थी अफ़गानिस्तान के बारे में जो आपने जानी समझी। ओके साहब। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अफ़गानिस्तान तो हो गया, तो वो अपन ने वो वाले मुल्क समझ लिए जिससे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, अब हम समझेंगे वो मुल्क जिससे भारत की जलीय सीमा लगती है। जलीय पड़ोसी कौन है इंडिया का, श्रीलंका है और मालदीव है। तो श्रीलंका के बारे में अपन समझते हैं। ओके, तो श्रीलंका के बारे में समझने से पहले दोस्तों आप इतना सब जानते ही हो कि लंका तो अपनी है ही। समुद्र से दूरी इसकी अगर बात की जाए तो इसकी जो समुद्र से दूरी है, समुद्री दूरी है इंडिया से, वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। इंडिया से श्रीलंका मात्र 80 किलोमीटर है भाई साहब। आप चाहो 80 किलोमीटर दूर जाओ, आप कहते ना कि हम विदेश में चले गए, वाह फॉरेनर हो जाओगे। तो समुद्री दूरी इंडिया से श्रीलंका की पड़ती है 80 किलोमीटर। ये एक हिंद महासागर का एक द्वीप है। इसका जो पूर्व नाम है, मतलब इसे पूर्वी नाम, मतलब इससे पहले श्रीलंका से पहले इसे क्या कहते थे, प्राचीन नाम इसका था दोस्तों सिलोन। इससे श्रीलंका को पहले हम सिलोन नाम से भी जाना करते थे। ये हिंद महासागर का एक द्वीप है। जो श्रीलंका है ना, वो हिंद महासागर का एक आइलैंड है। हिंद महासागर में ये एक द्वीपीय स्थिति में है, द्वीप है वहाँ का, श्रीलंका आइलैंड हो गया। इसे पहले सिलोन के नाम से जानते थे। अगर बात करिए दोस्तों आज़ादी की, कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ, स्वतंत्रता जो है श्रीलंका को कब मिली, तो वो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आज़ादी इसकी देखी जाए तो 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को ये भी आज़ाद हुआ। और ये दोस्तों ये भी अंग्रेज़ों का ही गुलाम था, तो ब्रिटेन से इसे आज़ादी मिली थी, ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था ये। तो सिंपल सी आपने ये भी समझ लिया कि इसकी अगर आज़ादी की बात करी जाए तो 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से श्रीलंका आज़ाद हुआ। अब इसकी दोस्तों देखो राजधानी समझते हैं।
भाई साहब ये भी आपको समझनी है। अरे ये क्या, राजधानी पहले लिखते हैं अपन। ब्रिटेन की राजधानी है कई, उसकी श्रीलंका की राजधानी कई बार बदली हैं, बहुत बार बदल चुकी हैं। तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो अभी चल रही है श्री जयवर्धनेपुरम। कई लोग इसे कोलंबो समझ लेते हैं, जो कि गलत है। श्री जयवर्धनेपुरम ये इसकी राजधानी चल रही है। पहले दोस्तों इसकी राजधानी कभी कोलंबो हुआ करती थी, जो इसकी अब कॉमर्शियल राजधानी हो गई है, एक तरीके से वाणिज्यिक राजधानी हो गई है कोलंबो। जैसे मुंबई अपने यहाँ पे कमर्शियल बोल देते हैं, तो ये बेसिकली मुंबई जैसे इंडिया की आर्थिक राजधानी बोल दी जाती है, उसी तरीके से पहले इसकी कोलंबो राजधानी हुआ करती थी, जो अब वाणिज्यिक राजधानी के रूप में चेंज हो गई है। ठीक साहब, पहले तो राजधानी कोलंबो थी, तो आप बचपन से देखा होगा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, लेकिन अभी इसकी राजधानी जो है वो श्री जयवर्धनेपुरम हो गई है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो धर्म माना जाता है श्रीलंका में, वो कौन सा धर्म माना जाता है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का यहाँ पे अच्छा खासा बोलबाला है श्रीलंका का। और श्रीलंका के बारे में एक चीज़ आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इसकी साक्षरता दर 90% से ज़्यादा है। मतलब ये बदलती रहती है, अच्छी खासी इसकी साक्षरता दर है। मैं साथ में लिखवा भी दे रहा हूँ, ताकि एक थोड़ा सा दिमाग में रहे ना कि पढ़ा लिखा देश है। ऐसा नहीं है कि रावण अगर यहीं पे हुआ था तो सब यहाँ पर रावण ही हैं। रावण भी खूब पढ़ा लिखा था, ऐसा नहीं है कि रावण जो है अनपढ़ था। वो तो उसकी मति मारी गई थी इसने, इसलिए उसने रावण रावण बन गया, नहीं तो वो बहुत चार लोगों का ज्ञानी था साहब। अगर दोस्तों बात करें कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पृथक्करण संधि कौन सी है, मतलब कौन सी संधि इंडिया और श्रीलंका के को अलग अलग करती है, तो पृथक्करण जो संधि है ये आपने शुरू शुरू से सुनी होगी, बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। पाक जल संधि जो है इंडिया और श्रीलंका को पृथक करती है। पाक जल संधि यानी ये भारत और श्रीलंका के बीच में हो गई। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी हो गई? पाक जल संधि। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब दोस्तों एक दिक्कत है, मतलब एक भसड़ मची थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। जो एक आतंकवादी संगठन था श्रीलंका का, वो था लिट्टे। तो आतंकवादी संगठन था श्रीलंका का बहुत फेमस आतंकवादी संगठन, जिसका नाम था लिट्टे। ठीक से लिख दे रहा हूँ मैं, LTTE। इसे नॉर्मली लिट्टे कहा जाता था। तो राजीव गांधी की डेथ भी हुई थी, राजीव गांधी की हत्या में भी लिट्टे का बहुत बड़ा रोल था। और लिट्टे का जो अंत हो गया वो बेसिकली 2009 में हो ही गया था। संघर्ष जो चल रहा था सेना और लिट्टे के बीच में, इस लिट्टे को 2009 में जाके ख़त्म कर दिया गया, मतलब सरेंडर हो गए थे ये लोग। ओके, जैसे आपने दोस्तों ये पृथक्करण संधि समझी कि जो पाक जल संधि है भारत श्रीलंका के बीच में, अगर खाड़ी पूछी जाएगी अगर, तो वो है मन्नार की खाड़ी। ये बात मैं लिखवाना भूल गया, साथ में लिख दे रहे हैं। मन्नार की खाड़ी भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही है। भारत और श्रीलंका के बीच में अगर खाड़ी पूछी जाए तो कौन सी हो जाती है? मन्नार की खाड़ी। संधि पूछी जाए तो कौन सी हो जाती है? पाक जल संधि। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों इंडिया में जो आपने रामेश्वरम सुना होगा, रामेश्वरम जो है इंडिया में, रामेश्वरम जो बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है, तो रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में एक पुल पड़ता है। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में एक पुल पड़ता है जिसको कहते हैं राम सेतु। क्या कहते हैं? राम सेतु। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज। ठीक साहब, और इस एडम्स ब्रिज की दोस्तों, जो एडम्स ब्रिज जहाँ से शुरू होता है, उस शुरुआत वाला जो स्थान है उसको कहते हैं धनुष कौड़ी। धनुष कौड़ी। क्लियर हो गया? रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु पुल बनाए। भगवान राम वाली आपने स्टोरी सुनी होगी कि भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे अपनी वानर सेना के साथ, तो उन्होंने राम सेतु बनाया था, जिसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। और ये एडम्स ब्रिज की जो शुरुआत होती है वो धनुष कौड़ी से होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी भारत सरकार वाला जो ये राम सेतु है, भारत सरकार और श्रीलंका सरकार दोनों ही इसकी देखरेख करती रहती है। और यहीं आपको दोस्तों एक पंबन द्वीप भी देखने को मिलेगा। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में ही आपको पंबन द्वीप नाम का एक आइलैंड भी देखने को मिलेगा, पंबन द्वीप। ओके, तो पंबन द्वीप का संबंध किससे हो जाएगा? इंडिया श्रीलंका से। और एडम्स ब्रिज तो आपने समझ ही लिया। ये भी बात पूरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कही जाए, सबसे ऊंची चोटी श्रीलंका की, तो अजीब सा नाम है, देख कर समझना आप, बहुत अजीब सा नाम है। नाम है इसका पिदरू, है ना, पिदरू
पिद्रू तालागला। तालागाला नाम तो वैसे अजीब सा भले ही हो लेकिन आसान है। पिद्रू तालागाला श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपने इसकी इस तरीके से सवाल आ जाएंगे तो अगर आप कर लोगे ना, पिद्रू तालागाला। अगर दोस्तों प्रमुख नदी की बात की जाए कि श्रीलंका की प्रमुख नदी कौन सी है, तो सबसे जो फेमस नदी है श्रीलंका की वो है महावेली गंगा। महावेली गंगा, गंगा नदी के नाम पर ही ये पड़ गया नाम इसका, महावेली गंगा। महावेली गंगा। अगर दोस्तों भाषाओं के बारे में कहा जाए कि श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज चलती है, तो दो लैंग्वेज बहुत चलती हैं। एक चलती है सिंगला भाषा, सिंगला लैंग्वेज, और एक चलती है आपकी तमिल लैंग्वेज। ठीक, ये दो दोस्तों लैंग्वेज हैं जो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा रनिंग है, वर्किंग है, सिंगला लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोट है, श्रीलंका से जुड़े हुआ एक बहुत तगड़ा इतिहास है कि दुनिया में जब पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो वो श्रीलंका से ही बनी थी। ठीक है साहब, तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, मतलब पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई महिला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो दुनिया की पहली महिला पीएम जो बनी थी उनका नाम था सिरिमाओ बंडार नाइके। सिरिमाओ बंडार नाइके, सिरिमाओ भंडार नाइके। और ये भंडार नाइके जो मैडम थी ना, वो किस देश से थी? श्रीलंका से ही थी। इसलिए श्रीलंका का एक ये नोट भी इम्पोर्टेंट था, दुनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिरिमाओ भंडार नाइके है, वो श्रीलंका से बन गई। ओके साहब, ये हमने दोस्तों श्रीलंका भी समझ लिया। अभी और आगे भी समझेंगे तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर का एक द्वीप था जिसकी समुद्री दूरी 80 किलोमीटर है। इससे पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। इसकी आज़ादी 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से हुई थी। इसकी राजधानी वर्तमान में जयवर्धनेपुरम है। पहले इसकी राजधानी कोलंबो हुआ करती थी। इसका हाल ही मतलब ये अभी वर्तमान में इसकी वाणिज्यिक राजधानी बनी हुई है। यहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाया जाता है। इसकी साक्षरता बहुत ज़्यादा है, 92.5%। ये पृथक्करण जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के माध्यम से होता है। यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन बहुत प्रचलित था लिट्टे नाम से, जिसका अंत 2009 में हो भी गया। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, श्रीलंका जो कि श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में राम सेतु पुल बना है जिसे इंग्लिश में एडम्स ब्रिज कहते हैं। इसकी शुरुआत धनुषकोडी से होती है और यहीं पर पम्बन द्वीप भी है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिद्रू तालागाला है। यहाँ की जो नदी फेमस है वो है महावेली गंगा। महावेली गंगा। इसकी भाषा दोस्तों सिंगला और तमिल है श्रीलंका में। और दुनिया की जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी जिनका नाम है सिरिमाओ भंडार नाइके, ये श्रीलंका देश की ही थी। एक और नोट दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया का जो तमिलनाडु है वो श्रीलंका से सबसे पास में है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के सबसे निकट है। श्रीलंका के सबसे निकट है। श्रीलंका के सबसे निकट है। सबसे पास में दोस्तों जो कौन सा स्टेट है वो है इंडिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तमिलनाडु। ओके, अब दूसरा दोस्तों जो पड़ोसी मुल्क है जलीय वाला वो है मालदीव। तो अब अपन बात करते हैं मालदीव की। मालदीव भी हिंद महासागर का ही एक द्वीप है। जो हिंद महासागर पड़ता है उसमें ही एक आइलैंड है। कई लोग जो है मालदीव जाएंगे शादियों के बाद, आहा मालदीव जाना है, मालदीव जाइए जाइए जाइए। तो हिंद महासागर का ही ये द्वीप है। कई लोग शादी के बाद अपना हनीमून पैकेज जो है वो मालदीव का प्लान करते हैं। हमारी फैमिली से कई लोग धुआं मचाने मालदीव गए थे और आगे भी जाएंगे साहब। तो अब दोस्तों बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राजधानी। इन मालदीव की जो राजधानी है दोस्तों वो है आपका माले। क्या है? माले। मालदीव का माल है साहब, तो मालदीव की ये माले है। और ये दोस्तों जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में एशिया का सबसे छोटा देश है। जनसंख्या के मामले में भी प्लस क्षेत्रफल के मामले में भी एशिया का सबसे छोटा देश है ये। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा एशिया का सबसे छोटी कंट्री जो जनसंख्या के मामले में भी है और जो क्षेत्रफल के मामले में भी है। ओके साहब, अगर बात करें दोस्तों राजनयिक संबंधों की कि इंडिया और मालदीव के बीच में राजनयिक संबंध कब से स्टार्ट हुए, ऑफिशियल जो रिलेशनशिप होती है वो स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1965 में। ठीक है, 1965 में इंडिया और मालदीव्स के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माले में मिशन भी भेजा था। माले मतलब जो मालदीव की राजधानी है, उन्होंने इंडिया की तरफ से माले में एक मिशन भी लॉन्च हुआ था
जो 1972 में लॉन्च किया गया था। तो भारत सरकार की तरफ से माले में कब मिशन लॉन्च किया गया है? 1972 में। अगर दोस्तों भारत सरकार की तरफ से देखा जाए तो इंदिरा एक वो बना हुआ है, एक हॉस्पिटल टाइप का बना हुआ है जिसका नाम है इंदिरा गांधी भारत सरकार ने बनवाया था ये मालदीव्स में, इंदिरा गांधी स्मारक चिकित्सालय। इंदिरा गांधी स्मारक चिकित्सालय ये इंदिरा गांधी के नाम पर बना था और ये मालदीव में बना हुआ है दोस्तों। और ये बना है आपका माले में, जो माले है माले में बना हुआ है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार तो एग्जाम्स में आया है कि इंदिरा गांधी स्मारक चिकित्सालय भारत सरकार की मदद से किस देश में बनाया गया। तो देश पूछा जाए तो ये मालदीव में बनाया गया और शहर पूछा जाए तो ये माले में बनाया गया। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और पता चलेगी, मालदीव्स में ना एसबीआई भी बनी हुई है। ठीक है, मालदीव्स में एसबीआई है, मालदीव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, मतलब एसबीआई की वहाँ पे ब्रांच चल रही है। तो मालदीव में एसबीआई कब से कार्यरत है? 1974 से कार्यरत है, 1974 से कार्यरत है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव में कब से कार्यरत है? 1974 से। अगर मालदीव की दोस्तों मुद्रा की बात की जाए कि यहाँ पे कौन किस तरह की कैपिटल चलती है, तो वैसे तो रुपया चलता है, रुपया नाम है उसका, रुपया। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ मैं, रुपया नहीं है ये, रुपया है, RUFIYAA। मालदीवन रुपया चलता है यहाँ पे। ठीक है साहब। अगर दोस्तों बात की जाए लैंग्वेज की, मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वैसे तो कई लोग यहाँ हिंदी बोलते ही हैं क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी यहाँ जाता बहुत है, बहुत सारे कपल्स आप देखते हो कि जाते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ दिवेही नाम की लैंग्वेज चलती है। अब बात करेंगे धर्म की कि मालदीव्स में किस तरह के धर्म के अनुयायियों की संख्या ज़्यादा है, कौन सा धर्म यहाँ माना जाता है। तो ये पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है एक तरीके से। आपको जान के बड़ा हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच बात है कि मालदीव्स में इस्लाम धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। अगर बात की जाए दोस्तों स्वतंत्रता की, ये स्वतंत्रता इसको कब मिली और किससे मिली, तो ये मालदीव जो है वो 26 जुलाई 1965 को आज़ाद हुआ था। 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से ये आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन से इसे स्वतंत्रता मिली थी। कब मिली थी? 26 जुलाई 1965 को। अगर ये भी देखा जाए कि मालदीव एक गणतंत्र कब बना, रिपब्लिक कब बना, तो ये दोस्तों 11 नवंबर 1968 को बना है। 11 नवंबर 1968 को मालदीव एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र बन गया। जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है ना, वैसे ही ये भी रिपब्लिक बन गया था 11 नवंबर 1968 को। ओके साहब। एक दोस्तों हमेशा याद रखना, नोट करके मैं लिखवा भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कोरल रीफ्स होती हैं वो बहुत हैं यहाँ पे। तो मालदीव प्रवाल भित्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, प्रवाल भित्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये लोग देखने जाते हैं, आप लोग रील्स वगैरह देखते होगे ना, आपको खूब एटॉल्स, एक सुंदर सुंदर समुद्र सा दिखता होगा, आसपास कुछ एक होम स्टे टाइप के बने हुए ना, बहुत सुंदर जगह है। कभी आपको मौका मिले शादी आदि के बाद तो ज़रूर जाना, शादी से पहले मत चले जाना, ठीक है? क्या करोगे अकेले जाके वहाँ पे। मालदीव प्रभात बत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ओके साहब। तो ये दोस्तों आपने मालदीव से जुड़ी हुई जानकारी भी समझ ली। इसका मतलब है कि जो भारत के पड़ोसी देश हमने देखे, वो पड़ोसी जो भारत के पड़ोसी मुल्क देखे, तो वो टोटल कितने थे? 9। इन 9 में से दोस्तों 7 ऐसे थे जिनकी स्थलीय सीमा थी। जो 7 स्थलीय कौन से हैं, एक बार मैं 7 में लिखवा दे रहा हूँ। उसकी ट्रिक है बचपन में MBA, बचपन में MBA। ठीक, इससे आप याद कर लोगे आसानी से, इसकी ट्रिक ईजिली आप याद कर सकते हो। बचपन में MBA। बा से आपका है बांग्लादेश, देखो एक से कंफ्यूज ना हो कि कौन सा क्या है। चा से आपका चाइना है, पा से आपका पाकिस्तान है, ना से आपका नेपाल है, नेपाल हो गया। एम से दोस्तों आपका म्यांमार हो गया सिंपली, ये बी है, बी से आपका भूटान हो गया, और ए से आपका है अफ़गानिस्तान। ये 7 ऐसे देश हैं जिनकी भारत से स्थलीय सीमा लगती है। बचपन में MBA। अब 2 देश ऐसे बचे जिसकी सीमा वैसी ये जलीय सीमा है। दो ऐसे देश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है, वो आपने अभी समझ लिए। एक है आपका श्रीलंका और एक है आपका मालदीव। ये 2 देश दोस्तों सीमा वाले हो गए, मतलब पानी वाली सीमा वाले।
टोटल भारत के 9 पड़ोसी हैं, 7 स्थलीय 55 में एमबीए वाले, 2 जलीय श्रीलंका और मालदीव। ओके साहब। अब दोस्तों एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, वो ये दूंगा कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अलग अलग देशों को टच करती हैं। तो लिख लेते हैं एक से अधिक सीमा, एक से अधिक देश, सीमा का एक से अधिक देशों की सीमा को साझा करने वाले राज्य, सीमा को साझा करने वाले राज्य। यहाँ पर राज्य भी देख लेते हैं दोस्तों और यूटी भी देख लेते हैं, ताकि केंद्र शासित प्रदेश भी सारे देख लेंगे इस तरीके के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन केंद्र शासित प्रदेश ही देखते हैं, लद्दाख। जो अपना लद्दाख है वो दोस्तों कुल मिला के 3 देशों से टच होता है, 3 देश से टच होता है। कौन कौन से? एक होता है अफ़गानिस्तान से भी लद्दाख टच हो रहा है, इसी के साथ में पाकिस्तान से भी टच होता है और इसी के साथ में चाइना से भी टच होता है। 3 देशों से लद्दाख टच हो गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। और इसी तरीके से दोस्तों बात करी जाए अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश भी कई सारे देशों से टच करता है। तो कितने देशों से टच करता है? तो अफ़गानिस्तान भी 3 देशों से ही टच करता है। अब वो देश कौन कौन से हैं? एक आपका है म्यांमार, एक है आपका भूटान और एक है आपका चाइना। म्यांमार, भूटान, चाइना से अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा टच होती है। और देखो कौन कौन से दोस्तों राज्य। तो एक राज्य अपना सिक्किम जो है ये भी बहुत अच्छा स्टेट है, ये भी 3 देशों से सीमा रेखा टच करता है। 3 देश कौन कौन से हैं सिक्किम वाले? तो चाइना है, नेपाल है और आपका भूटान है। वैसे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जैसे आपको अगर ये पता है कि अफ़गानिस्तान से टचिंग वाले राज्य कौन से हैं, भूटान से टचिंग वाले, तो सारी शॉर्ट ट्रिक बताई दी हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। हालांकि मेरा काम आपको पूरी डिटेल से समझाना है, तो मैं अपना काम तो जिम्मेदारी से कर ही रहा हूँ। आपको जिस तरीके से निकालना हो वैसे निकाल सकते हो, लेकिन कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने अलग से ये टॉपिक समझाया है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से भी 3 देश टच करते हैं। पश्चिम बंगाल से टच करता है दोस्तों बांग्लादेश तो हो ही गया, बंगाल वाला, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 3 देश आपके पश्चिम बंगाल से टच हो रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड से कौन से देश टच होते हैं। तो उत्तराखंड से दोस्तों 2 देश टच होते हैं, ठीक है, 2 देश उत्तराखंड से टच हो रहे हैं, एक आपका चाइना और एक आपका नेपाल, चीन और नेपाल। अब बात करते हैं एक और राज्य असम की। असम से कितने देश टच होते हैं? असम से भी 2 देश टच होते हैं। एक तो असम का बांग्लादेश पड़ोसी है ही, जिससे हमेशा डिस्प्यूट रहता है। बांग्लादेश के साथ में एक और देश है भूटान, जिससे असम की सीमा टच होती है, ठीक है। तो असम भी आपने समझ लिया, भूटान और बांग्लादेश इससे टच होते हैं। एक आखिरी स्टेट है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम से भी कुछ देशों की सीमा टच होती है। 2 देश ऐसे हैं जिससे मिजोरम की सीमा टच होती है, एक आपका बांग्लादेश हो गया और एक आपका म्यांमार हो गया। इस तरह से दोस्तों आपके सामने अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि कितने देशों की सीमा से कितने भारत में राज्य ऐसे हैं जो एक से अधिक देशों की सीमा साझा करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट ऐसे हो रहे हैं ना, जिनकी अलग अलग से टच हो रही है, ठीक। मतलब और भी हो रहे होंगे ऐसे, मतलब ये ऐसे 7 जरूरी थोड़ी। जैसे राजस्थान है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है, लगती नहीं लगती? तो ये मैंने वो स्टेट बताई हैं जिनकी एक से अधिक देशों से लग रही है। इस तरह से सवाल आए कि एक से अधिक देशों की सीमा साझा करने वाले, यानी 2 से 3 से, इस तरीके से, तब ये आंसर होगा 7। अगर सिंपल कितने टच होते हैं वो मैं करा चुका हूँ आपको पिछली बार, ठीक है, पहली क्लास में मैं बता चुका था। सिर्फ अगर एक ही देश को काउंट कर लोगे ना, तो 16 राज्य प्लस 2 यूटी, कुल मिला के 18 राज्य भारत के ऐसे हैं जिसकी सीमा जो है वो किसी न किसी देश से टच होती है। वो तो अपन पहली क्लास में समझ ही चुके हैं। ये था कि एक से अधिक देशों के साथ टच होने वाले ऐसे 7 राज्य हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से दोस्तों ये कितने राज्य हैं? 7 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा एक से ज़्यादा देशों से टच होती है। या मैंने आपको वो
बता भी दिए एक बार ये पहली जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई है। बहुत बढ़िया साहब, मुबारक हो, पहली यूनिट कंप्लीट हुई। आज की क्लास रिवाइज करते हैं। अफ़गानिस्तान जो है राजधानी यहाँ की काबुल है, मुद्रा अफ़गानी चलती है। ये एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड। इसकी सीमा रेखा इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वर्तमान में है डूरंड लाइन के नाम से। इंडिया से 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। सबसे छोटी सीमा इंडिया की इसी के साथ है। सीमा वाले राज्यों की बात करी जाए तो एक ही राज्य है लद्दाख, जो कि यूनियन टेरेटरी है, जो अफ़गानिस्तान से टच होती है। इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में सहयोग की बात करें तो भारत की मदद से यहाँ पे जरांज डेलाराम नाम से एक सड़क बनी थी, जो ईरान तक अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी लेके जाएगी। 2 से 18 किलोमीटर की ये जरांज डेलाराम सड़क प्रोजेक्ट है। फिर एक पुल एक खुमरी से लेके काबुल तक एक ट्रांसमिशन लाइन बनी है, जो अफ़गानिस्तान में है, इंडिया के सहयोग से 2 से 2 किलोमीटर की। फिर अफ़गानिस्तान का नवनिर्मित संसद भी भारत के सहयोग से बना। 2015 में ये शुरू हुआ। मोदी जी यहाँ पे जो है इसमें सहयोग करने वाले सबसे बड़े नेता में से एक थे। 4 मिग Mi-25 हेलीकॉप्टर भी इंडिया ने अफ़गानिस्तान को इसी वक्त दिए थे। अगर बात करें दर्रे की तो खैबर दर्रा बहुत फेमस दर्रा है, जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। सलांग दर्रा और उनाई दर्रा भी अफ़गानिस्तान में ही है। फिर पर्वत श्रेणियों की बात करें तो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी भी अफ़गानिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण है। पामीर का क्षेत्र, कोह बाबा और सफ़ेद कोह भी अफ़गानिस्तान में ही है। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अफ़गानिस्तान की है नौशाक, जो कि 7,492 मीटर है, और ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है नौशाक। अफ़गानिस्तान की जो लैंग्वेज है वो पश्तो और दारी है। बहुत फेमस लैंग्वेज है पश्तो और दारी। इस्लाम धर्म का अफ़गानिस्तान में बोलबाला है। सलमा बांध भी इंडिया के सहयोग से अफ़गानिस्तान में बनाया गया था। हेरात प्रांत में अफ़गानिस्तान में बनाया गया। ये हरीरूद नदी पर सलमा बांध है। नदियों की बात करें तो उत्तरी नदी अमू दरिया नदी है और दक्षिणी नदी हेलमंद नदी है अफ़गानिस्तान में। बामियान प्रांत अफ़गानिस्तान का एक प्रांत है जहाँ पर बुद्ध प्रतिमाएं थी, लेकिन 2001 में तालिबान द्वारा इसको तोड़ दिया गया। फिर हमने श्रीलंका का समझा, जो कि हिंद महासागर का एक द्वीप है। इंडिया से इसकी समुद्री दूरी 80 किलोमीटर की है। इसका पहले इसे सिलोन नाम से जानते थे। इसकी स्वतंत्रता जो है 4 फरवरी 1948 को हुई। ब्रिटेन से ही आज़ाद हुआ। यहाँ की राजधानी वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरम है, जो कि पहले कोलंबो हुआ करती थी। कोलंबो वर्तमान में यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी के तौर पर काम कर रही है। कोलंबो यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। कोलंबो जो है वो सबसे बड़ा पोर्ट है श्रीलंका का, इस वक्त सबसे बड़ा बंदरगाह। धर्म जो है बौद्ध धर्म का प्रचलन है श्रीलंका में। साक्षरता बहुत ज़्यादा है, 92.5%। पृथक्करण की बात करें तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका दोनों अलग अलग होते हैं। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में पम्बन द्वीप है। यहीं राम सेतु पुल है, जिसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। यह धनुषकोडी से शुरू होता है। सबसे ऊंची चोटी श्रीलंका की कौन सी है? पिदरू तालागाला। पिदरू तालागाला नदी, यहाँ पे महावेली गंगा बहुत फेमस नदी है। भाषा की बात करें तो सिंगला और तमिल भाषा श्रीलंका में बोली जाती है। दुनिया की जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हुई थी सिरिमाओ बंदरनायके, ये श्रीलंका से थी। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो श्रीलंका के सबसे पास में है। फिर हमने मालदीव समझा। मालदीव भी हिंद महासागर का ही एक आइलैंड है, जिसकी राजधानी माले है, और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में एशिया का सबसे छोटा देश है। राजनयिक संबंध की बात करें तो 1965 से इंडिया और मालदीव के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हुए। इसी वजह से इंडिया ने माले में एक मिशन भेजा था। कब? 1972 में। इंदिरा गांधी स्मारक चिकित्सालय भी भारत के सहयोग से माले में खोला गया है। मालदीव में SBI भी कार्यरत है, जो कि 1974 से वहाँ पर संचालित हो रही है। मालदीव की जो मुद्रा है वो है रुपया। मालदीव की जो लैंग्वेज है वो है दिवेही। मालदीव में जो धर्म है वो है इस्लाम धर्म। आज़ादी की दोस्तों बात करें तो 26 जुलाई 1965 को ये मालदीव ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। कब? 26 जुलाई 1965। अगर गणतंत्र की बात करें तो मालदीव गणतंत्र कब बना? 11 नवंबर 1968 को। मालदीव जो है प्रवाल बत्तियों के लिए बहुत मशहूर देश है, प्रवाल बत्तियों के लिए। फिर हमने भारत के पड़ोसी देश देखे कि कुल 9 पड़ोसी देश हमने समझे, जिसमें से 7 देश स्थलीय सीमा वाले थे, जिसकी ट्रिक थी बचपन में MBA। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। फिर हमने 2 जलीय देश देखे थे, श्रीलंका और मालदीव। इन 9 देशों के बारे में हमने पूरी जानकारी समझी। फिर हमने ऐसे देश देखे जिनकी सीमा, वो ऐसे राज्य देखे जिनकी सीमा एक से अधिक देशों के साथ साझा हो रही थी। ऐसे हिंदुस्तान के 7 राज्य हैं। लद्दाख की सीमा 3 राज्यों से शेयर होती है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 देशों से शेयर होती है, म्यांमार, भूटान, चाइना से। सिक्किम की सीमा भी 3 देशों से शेयर होती है, चाइना, नेपाल, भूटान से। पश्चिम बंगाल की सीमा भी 3 देशों से शेयर होती है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से। तो ऐसे भी आ सकता है कि कितने
ऐसे राज्य हैं जिनकी 3 देशों के साथ है, तो ऐसे राज्य 4 हैं। और ऐसे भी आ सकता है कि कितने की 2 के साथ है, तो ऐसे राज्य 3 है। उत्तराखंड की 2 के साथ है, चाइना नेपाल। असम की भी 2 के साथ है, बांग्लादेश भूटान। और मिजोरम की 2 के साथ है, बांग्लादेश और म्यांमार। अब इसको आप वीडियो को 2-3 बार देख लो, अपने नोट्स बना लो। नोट बना लोगे तो परमानेंट आपका हो जाएगा। आप कोई भी परीक्षा दे लोगे, स्टैटिक जी के हर परीक्षा में लगभग आती है, आपके काम आएगी। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि जो त्रिपुरा स्टेट है भारत का, वो 3 तरफ से किस देश के साथ टच होता है। 3 तरफ से किस देश से घिरा हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। स्टैटिक जीके का ये यूनिट था पड़ोसी मुल्क वाला, वो कंप्लीट हो गया। फिर से मुलाकात होगी एक नई यूनिट के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।